प्रभातिक है यह वेला सुंदर पुनरपि दीप्त अब है दिनकर, अंधकार जग का अब दूर मिटाने, सुप्रभातम है लेकर आए दिखलाने। तो प्रभात की वेला में अभिनंदनम, अभिवादनम, स्वागतम और सुप्रभातम। मैं हूं आपके साथ नारायण दत्त मिश्र, सुप्रभातम की एक नई प्रस्तुति के साथ। सुप्रभातम में हम सर्वप्रथम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय काल गणना को प्रमुखता से स्पष्ट करता आज का पंचांग। तो आइए अविलंब जान लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र को समक्ष रखती हमारी पहली प्रस्तुति अर्थात आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, बृहस्पतिवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। एक विद्या प्रधानोपि बहुज्ञानी भवेन्नरः, सुभाषितानि शिक्षेत यानि शास्त्रोद्धृतानि वै। जी हाँ, एक ही विद्या का विशेषज्ञ होकर भी हम अनेक विद्याओं के जानकार हो सकते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि हम चिर प्राचीन पर नित्य नवीन शास्त्रों में उद्धृत किए सुभाषितों के अर्थ जानें और चिंतन मनन कर सदैव कुछ नई शिक्षा प्राप्त करें। महीमूषु मातरम् सुव्रतानामृतस्य पत्नीमवसेहुवेम। तु विक्षत्रामजरन्ती मुरुचिं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्। नारी महाशक्तिमती है, सुव्रती संतानों की माता है, सत्यशील पति की पत्नी है और भरपूर क्षात्र बल से युक्त है। नारी विपत्तियों के आक्रमण से कमजोर न होने वाली अतिशय कर्मशील है। वस्तुतः नारी तो कल्याण करने वाली और शुभ नीति का अनुसरण करने वाली कही गई है। A woman is mighty, a mother of good-natured children. She is the wife of a truthful husband and possesses abundant heroic strength. A woman is very active, not weakened by the onslaught of calamities. In fact, women are said to be doers of good and followers of good ethics. अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रस्तुति का। भारत में नृत्य की उत्पत्ति दैविक मानी गई है। नटराज शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक माना जाता है। पुराणों में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में नृत्य संगीत को विशेष महत्व दिया गया है। आइए देखते हैं भारत की इन्हीं शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विधाओं में से एक कथक नृत्य के महत्व को बतलाती यह विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान का एक विशाल सागर है और इस अंक में हम बात करने वाले हैं इसी अथाह सागर के बिंदु स्वरूप नृत्य कला के विषय में। भारत में नृत्य की उत्पत्ति दैविक मानी गई है। नटराज शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक माना जाता है। पुराणों में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है और कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रसिद्ध शैलियों में से एक है। यह भारत का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य व उत्तर भारत की प्राचीन नृत्य शैली है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन समय में नृत्य और संगीत द्वारा रामायण एवं महाभारत की कथा कहने वाले गायकों के समुदाय से हुई।
भारतीय संस्कृति के संयुक्त प्रभावयुक्त तथा भारतीय संगीत पर आधारित उत्तर भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली कथक कहलाती है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन 3 स्टेट्स में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। जितनी भी हमारी कलाएं हैं, नृत्य की, गायन की, वादन की, इनका जो जुड़ाव रहा है वो मंदिरों से रहा है और मंदिरों में इसको कला के रूप में इसकी स्थान बना, इसको प्रचारित करने का भी एक माध्यम बना। इसके माध्यम से उस मंदिर की या हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं वो कथाएं कहने की और दिखाने की एक परंपरा बनी। उस परंपरा का जो आगे बढ़ता जो स्वरूप बना वो नृत्य शैली में आ गया। कथा से नृत्य शैली में आया, कथा से कथक एक शैली विकसित हुई। प्राचीन काल में नट, नर्तक, कुशीलव आदि नाम संगीत आधारित अभिनय अथवा नृत्यकार हेतु प्रयुक्त होते थे। ब्रह्म पुराण, महाभारत, नाट्य शास्त्र आदि ग्रंथों में कथा आधारित नृत्य करने वाले के लिए कथक शब्द प्रयुक्त किया जाता था। संगीत दर्पण, संगीत मकरंद आदि ग्रंथों में भी कथक संबंध पर्याप्त ज्ञान वर्णन है। कथा कहे सो कथक कहावे। कथक शब्द द्वारा एक जाति व नृत्य शैली दोनों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस नृत्य परंपरा के कुछ प्रमुख घराने भी हैं, जिनमें है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। इनको उत्तर भारत के नगरों के नाम पर नाम दिया गया है। घराने की जो परंपराएं आप बताते हैं वो जो इस तरह से रही कि जैसे राजा लोग रहे उन्हीं के अनुसार यहाँ के घराने स्थापित हो गए। जैसे जयपुर घराने में कथक के अंदर आपको वीर रस मिलेगा, गायन में भी वीर रस मिलेगा, चित्रकारी में देखो तो वीर रस मिलेगा और साहित्य भी इसी प्रकार का मिलेगा आपको। तो कथक में भी एक अलग से यहाँ के कथक में वीर रस ज्यादा मिलेगा। अब देखिए यहाँ से चल करके कलाकार लोग लखनऊ गए और लखनऊ घराना स्थापित हुआ। लखनऊ घराने में ज्यादातर श्रृंगारिकता ज्यादा है और बनारस घराने में इन दोनों का मिक्स है, मतलब दोनों समावेश है। मतलब कथक के नृत्य अंग में गत विकास, गत भाव, वंदना, कवित्व आदि होते हैं। विशुद्ध रूप से उत्तर भारतीय संगीत के प्रयोग पर आधारित यह एकमात्र नृत्य शैली है। उत्तर भारतीय संगीत की गायन शैली ध्रुपद, धमार, ठुमरी, गजल, भजन, चतुरंग, तराना का प्रयोग, राग, ताल, स्वरलिपि व वाद्यों आदि का प्रयोग इसे संपूर्ण उत्तर व मध्य भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली का दर्जा देता है। और आज भी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा इन कलाओं का प्रसार किया जाता है तथा अनेकों कार्यक्रम, योजनाओं आदि के माध्यम से इनका प्रसार किया जाता है। तकनीक, मीडिया व विज्ञान के सहयोग से इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई। आज कथक एक श्रेष्ठ नृत्य के रूप में उभर रहा है। केवल कथक ही भारत का वह शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध भारतीय संस्कृति से रहा है। इसके अतिरिक्त सिर्फ कथक ही शास्त्रीय नृत्य का वह रूप है जो भारतीय संगीत से न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पर कथक नृत्य शैली की विशेष पहचान है। और वर्तमान में कथक शिक्षण प्रशिक्षण एक उच्च सामाजिक स्तर का प्रतीक है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुप्रभातम में। सुप्रभातम में अब समय हो चला है स्वास्थ्य मंत्र का, और स्वास्थ्य मंत्र में हम आज जानेंगे कि वृद्धावस्था में कैसे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या किया जाए और वृद्धों में हड्डी टूटने की संभावना को कैसे कम किया जा सकता है, ये सब हम आज जानते हैं किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट के द्वारा। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। कई रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। हड्डी टूटने की समस्या वृद्ध लोगों में काफी देखी जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में हर 10 व्यक्तियों में से एक को फ्रैक्चर्स की संभावना होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों और दांतों पर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसे में हड्डियों के रोग और समस्याएं प्रभावित करने लगते हैं। ओल्ड एज में फ्रैक्चर्स काफ़ी कॉमन है। वो यंग एज वाले फ्रैक्चर से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उस यंग एज में जैसे आप कोई हाई ट्रॉमा आपको होता है तब वो फ्रैक्चर्स होते हैं। किसी हाइट पे, एक पर्टिकुलर हाइट बहुत ज़्यादा हो, उससे गिरने पे फ्रैक्चर्स होते हैं। बहुत तेज़ी से आप चल रहे हो, टकरा गए, उससे फ्रैक्चर्स होते हैं। पर ओल्ड एज में क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से जैसे ही आप थोड़ा बहुत चलते हैं और फिसल गए तो फ्रैक्चर हो जाते हैं। किसी कम हाइट से, जिसमें नॉर्मली नहीं होना चाहिए, उस हाइट से गिरने से भी फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसे तो ट्रिवल फॉल कहते हैं हम। उससे गिरने से ही फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो लेडीज़ में अक्सर ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका पीरियड्स बंद होने के कारण उनको हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जिसके कारण वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स उनमें कॉमन होते हैं। हड्डियों में होने वाले दर्द से बचाव, हड्डियों को टूटने से बचाने, हड्डियों की समस्याओं से बचाव के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए शुरुआत से ही हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी का विशेष महत्व है। ये जानना भी आवश्यक है कि वृद्ध लोगों में गिरने और फ्रैक्चर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। अधिकतर हिप फ्रैक्चर्स होते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं, जैसे नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होना, इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर होना, ये ओल्ड एज के फ्रैक्चर्स हैं। स्पाइन फ्रैक्चर्स भी काफ़ी कॉमन है, जिनमें हड्डियां कमज़ोर हैं, उनमें स्पाइन भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली। रिस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं, जो कलाई की फ्रैक्चर्स होते हैं, ये बहुत कॉमन है जो ओल्ड एज में होते हैं। डिपेंड करता है कितनी एज है। अगर वो 60 के ऊपर है और अगर घर में ही चल रहा था और गिर गया और पेन इतना अनबियरेबल है कि वो वजन डालते ही दर्द हो रहा है, या चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, या लचक के चल रहा है, तो उसे एक बार हमें हमेशा अपना एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए। और साथ में कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको और भी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हैं, शुगर है, शुगर डायबिटीज़ के अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या स्टेरॉइड चले हैं किसी बीमारी को लेके, तो वो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। कुछ विशेष सावधानियां रखकर गिरने की संभावना कम की जा सकती है, जैसे वृद्ध व्यक्ति के कमरे में चलने की जगह हो, कमरा व्यवस्थित रहे, कमरे में फर्श पर सामान न रखा हो, बिस्तर से बाथरूम तक जाने में आसानी हो, इसके लिए कोई वस्तु रास्ते में न रखी जाए, कमरे में कालीन न बिछाएं, कमरे व बाथरूम में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, रात को कमरे में छोटा बल्ब जलाकर रखें, वृद्धावस्था के अनुकूल बाथरूम बनवाएं, बाथरूम का फर्श चिकना न हो और हमेशा सूखा रहे। बाथरूम में सहारा लेने के लिए रॉड लगवाना उपयोगी हो सकता है। बुजुर्गों के लिए शौचालय की सीट ऊंची बनवानी चाहिए। एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं पीक बोन मास। तो
तो जैसे हम जितनी यंग एज में एक्टिव रहेंगे, दौड़ना, भागना, चलना, ये सब एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, उतनी हमारी बोन की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो 20-25 साल या 30 साल तक वो पीक बोन मास हमारा होता है बॉडी में, क्योंकि एक लिमिट के बाद बोन्स में नई बोन नहीं बनती है, जो पुरानी बनी हुई है उसी से वो आगे चलती है। तो वो पीक बोन मास अगर आप अपना जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे, यानी एक्टिविटी लेवल अच्छा रहेगा आपका यंग एज में, तो उतना ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस लेट होगा। तो इसीलिए अपनी डाइट अच्छी रखो, एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो। इवन ओल्ड एज में भी आप कैल्शियम, विटामिन डी और अपना एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो, और कोई बीमारियां हैं तो उनका टाइमली इलाज कराओ। फीमेल्स में भी ध्यान रखना है कि अगर उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्योंकि ज़्यादा हैं, हाई रिस्क ग्रुप है, तो उसको ट्रीटमेंट कराएं, डाइट अच्छी रखें, एक्टिविटी लेवल अच्छा रखें, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस को वो डिले कर सकते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और सावधानी रखने से बढ़ती आयु में फ्रैक्चर्स यानी हड्डी टूटने की समस्या से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अब समय है योग प्रभाग का, जहां आप जान लेते हैं कि कैसे स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने में योग का योगदान होता है। तो आज हम योग प्रभाग में जानेंगे उन यौगिक क्रियाओं को जिनका प्रयोग करने से पैरों की दुर्गंध से, पसीने की दुर्गंध से बचा जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी, योग साधक। तो आज हम लोग करते हैं 2 आसन जो पैरों के पंजों की दुर्गंध को कम करते हैं। उसके लिए 2 आसन महत्वपूर्ण आसन है जो रक्त की शुद्धता करते हैं। ऐसे 2 आसन जिनका पहला आसन है बालासन और दूसरा आसन है सर्वांगासन। तो बालासन करने के लिए और सर्वांगासन के लिए पहले इस तरह से एक तरफ होकर के लेट जाएंगे, फिर धीरे से पीठ के ऊपर आ जाइए, दोनों पैरों को फोल्ड करके और इस तरह से अंगूठे को पकड़ लेंगे और पैर इस तरह से बालासन की तरह, आनंद बालासन के रूप में आ जाएंगे। इस तरह से जितनी भी देर आपकी क्षमता हो उतनी देर तक रुक सकते हैं। एक आसन तो ये हो गया। तो आइए अब करते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए पैरों को सीधा करेंगे, इस तरह से दोनों पैर ऊपर उठाएंगे और इस तरह से सीधा ऊपर उठा ले जाएंगे पैरों को। दोनों पैर सीधा कर देंगे ऊपर की तरफ और इस तरह से यहाँ कुछ सेकंड तक इसी तरह से रुके रहेंगे। और फिर धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे मोड़ करके और धीरे धीरे पैर नीचे लेके आएंगे, फिर पैरों को सीधा कर देंगे। ये बालासन एंड सर्वांगासन दोनों आसन मदद करते हैं रक्त की शुद्धता के लिए, जिससे पैरों में दुर्गंध बंद हो जाती है। पैरों के दुर्गंध को कम करने के लिए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी से। नमस्कार। दिन भर शूज पहने रहने से एक स्मेल आ जाती है, बदबू जैसा आ जाता है पैरों में, और यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि जब आप नहाते हैं उसके बाद दोनों उंगलियों के बीच की जो गैप होती है उसे बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा करें। थोड़ा भी पानी वहाँ रहने से वहाँ की चमड़ी थोड़ी गल जाती है और वहाँ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो स्मेल करते हैं। इसलिए पैरों का ध्यान देना है। पैरों को कभी कभी पानी में डुबा के रखो, जहाँ थोड़ा एप्सम सॉल्ट डाल दो और पानी को डुबा के रखो तो बहुत अच्छा रहेगा। जब शूज़ पहनते हैं सवेरे सवेरे, फिर दिन भर शूज़ पैर में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी कि शूज़ का मटेरियल नेचुरल मटेरियल हो, लेदर हो या कैनवास हो, या आजकल ऐसे भी मटेरियल आने लगे हैं जो बैम्बू के फाइबर से बनते हैं और वहाँ बिल्कुल स्मेल फिर पैर में नहीं आती, क्योंकि ब्रीद होते हैं, शूज़ ऐसा टाइट नहीं होते। तो कोशिश यही सब की जाए कि जिससे पैरों में बास ना आए। नमस्कार। और सुप्रभातम कार्यक्रम में एक बार फिर से हम ले लेते हैं अल्पविराम। आप कहीं न जाएं, देखते रहिए डीडी न्यूज़।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। अब समय है संस्कृत की पाठशाला की कक्षा में चलने का, जहां आप इन दिनों सीख रहे हैं कि हिंदी वाक्यों को हम संस्कृत में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सीखने के क्रम में अपने सहयोगी गवीश द्विवेदी से आज सीखते हैं गेस्ट अर्थात अतिथि से कहे जाने वाले कुछ वाक्यों को संस्कृत भाषा में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम अपि स्वीकरोतु, लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम, किम अद्य एव गंतव्यम। 2 दिन ठहर जाओ। दिनद्वयम तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई। रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान आसीत्, कुत्र गतवान आसीत्। भोजन करके ही जाना। भोजनम कृत्वा एव गच्छतु, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति, अस्माकं गृहं पंचमे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा। शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः।
एक चक्रो रथोयंता विकलो विषमाहयाः आक्रमत्येव तेजस्वी तथाप्यर्को नभस्थलम। अर्थात सूर्य के रथ में यद्यपि एक ही पहिया होता है, सूर्य के सारथी अरुण भी विकलांग हैं और रथ को खींचने वाले घोड़ों की संख्या भी विषम अर्थात 7 है। अर्थात सूर्य के लिए भी स्थितियां सामान्य नहीं होती। फिर भी सूर्य आकाश में सतत भ्रमण कर अपने तेज से समस्त विश्व को जीवनदायी प्रकाश प्रदान करता है। इसलिए हम भी सूर्य से तेजस्वी बने, आलस्य और परिस्थितियों से ऊपर उठें। इसी संदेश के साथ अब हो रहा है समय सुप्रभातम की समाप्ति का। तो अभी मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर लौटेंगे सुप्रभातम की वेला में सुप्रभातम के एक और नए अंक को लेकर। नमो नमः।